बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने पेडागोजी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ना है जी। इसमें हम पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर हम पेडागोजी की बात करेंगे तो पेडागोजी आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेक्चर नंबर 2 में पेडागोजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो पेडागोजी है, पेडागोजी आपका जो चैप्टर है, इसमें जस्ट ये दो ही चीज़ें आती हैं। एक आपकी टेक्सानोमी आती है, आपकी सोलो टेक्सानोमी और ब्लूम टेक्सानोमी। उसके बाद आपके पास जनरल मेथड ऑफ टीचिंग आते हैं। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में आपके पास टीचिंग अप्रोच आता है, टीचिंग मेथड आते हैं, टीचिंग स्टाइल आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सिलेबस होता है वो आपका एजुकेशन का सिलेबस होता है। क्योंकि जो आपका पेपर है एफपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, वो लिख तो पेडागोजी देते हैं, पेडागोजी लिखते हैं, लेकिन पेडागोजी के साथ आपका एजुकेशन का सिलेबस जो है ना, उसमें टीचिंग हिस्ट्री है, एजुकेशन हिस्ट्री है, एजुकेशन फिलॉसफी है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, तो पेडागोजी बेसिकली यही है जो आज हमने पढ़ लेनी है। कल हमने टेक्सोनॉमी के वाले से सारा कुछ पढ़ लिया था, आज हमें जनरल मेथड ऑफ टीचिंग का पढ़ लेने हैं। उसके बाद फिर हमारा एजुकेशन का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जस्ट हमारे 30 लेक्चर्स होने हैं। 30 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम आपका कंप्लीट कोर्स को मुकम्मल कर देंगे। आपका एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आपका होता है, वो चाहे आपने एजुकेटर का पेपर देना हो, एसएसटी का हो, टीजीटी का हो, या हेडमास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर का पेपर, कोई भी आपका पेपर हो, इंशाल्लाह ताला आपका यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कल हमने चूंकि टेक्सोनॉमी के वाले से पढ़ा था, ठीक है, पेडागोजी और एंड्रागोजी के वाले से, उसके मैंने आपको टेस्ट दिया था। पहले हम टेस्ट को सॉल्व कर लें, कल जो मैंने आपको टेस्ट दिया था, उसके बाद फिर आज का लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक है जी। टेस्ट हमारा जो था कल वाला, उसमें था इन रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी विच लेवल कॉरस्पॉन्ड्स टू द एबिलिटी टू जस्टिफाई अ डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन। जब जस्टिफाई की बात आएगी ना, जस्टिफाई का मतलब होता है कि आपने वैल्यूएट करना है, क्या ये बंदा जो अपनी बात को जस्टिफाई करना है कि ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूएटिंग में आता है। इन सोलो टेक्सोनॉमी व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। जब एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल की बात आती है तो ये आपका आखिरी लेवल होता है। तो आखिरी लेवल मैंने आपको बताया था जनरेशन के वाले से आता है, क्रिएशन के वाले से होता है। तो ये आपके पास जब जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस आपके पास ये था, इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद आपके पास था जी Which verbs align with the creating level in revised Bloom taxonomy? रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी जो आपका क्रिएटिंग होती है ना, क्रिएटिंग, तो क्रिएशन के लिए आपका जो वर्ड यूज होता है, डिफाइन नहीं यूज होता है, क्लासीफाई भी नहीं यूज होता है, एक्सप्लेन भी यूज नहीं होता, बल्कि डिजाइन यूज होता है। ठीक है, डिजाइन के लिए हम क्रिएशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिफाइन तो आपके पास ऑलरेडी जो चीज होती है उसको डेफिनेशन आपने करनी होती है। क्लासीफाई आपने उनको अलग-अलग करना, तो डिफरेंशिएट करना होता है। एक्सप्लेन आपने करना, जो चीज आपके पास मौजूद होती है उसी को आपने एक्सप्लेन करना होता है, उसको ब्रीफ करना होता है। लेकिन जो न्यू जब चीज आपने डिजाइन करनी है तो उसके लिए हम डिजाइन का लफ्ज यूज करते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन था A student compared two revolutions and propose a new theory। जब न्यू थ्योरी की बात है कि जब भी किसी चीज न्यू की बात करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से बात करेंगे। ठीक है जी। अगला आपके पास क्वेश्चन था जी सोलो टेक्सोनॉमी इज फोकस मेनली ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। तो आपके पास क्वांटिटी ऑफ नॉलेज था इसमें, क्योंकि सबसे पहले आपके पास क्या था, प्री स्ट्रक्चरल, फिर यूनि स्ट्रक्चर, फिर मल्टी स्ट्रक्चरल। मीनिंग आपके पास पहले कोई नॉलेज नहीं था, फिर एक नॉलेज आया, फिर आप काफी इसमें हवाले से आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर आपने रिलेशन लेवल आ गया, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट लेवल आ गया जी। इन रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी विच टर्म रिप्लेस सिंथेसिस। सिंथेसिस को हमने खत्म करके आपने क्रिएटिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ठीक है जी। व्हाट सेट्स द रिलेशन लेवल अपार्ट फ्रॉम द मल्टी स्ट्रक्चरल इन सोलो। आपका जो रिलेशन लेवल है मल्टी स्ट्रक्चरल से कैसे डिफरेंट है, तो मल्टी स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि आपके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, काफी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए किसी भी टॉपिक वाले से। लेकिन रिलेशन में क्या कहते हैं, आपने उन सारी को, वो जो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, उनको आपने इंटीग्रेट करना होता है, उनको अपने आपस में रिलेट करके इकट्ठा करना होता है। ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गया जी। अ टास्क आस्किंग स्टूडेंट्स टू क्रिटिक अ प्रपोज सोल्यूशन बिलोंग टू विच लेवल। जब क्रिटिक की बात करते हैं ना, आरपीटी का मतलब है रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है जी। तो क्रिटिक जब बात होती है तो क्रिटिक का मतलब होता है वैल्यूएशन। ठीक है जी, आपने इसको वैल्यूएट करना है जी। Asking learnings to explain cause of an event belongs to which level of RBT। RBT का मतलब है रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है जी। तो काज ऑफ आपने जो ना इवेंट की बात करनी है ना, इवेंट जो भी आपका हुआ है उसके काजेस बयान करने हैं कि ये क्यों हुआ है। ठीक है जी। तो उसके आपने जब काजेस बयान करना है, मीन कि उसके आपने तजजिया करना है, उसका आपने एनालिसिस करना है, एनालाइज करेंगे, फिर आप उसके अंदर से आप निकालेंगे कि जनाब यहाँ से ये फॉल्ट था, ये मसला था जिसकी वजह से ये मसला आपका पैदा हुआ है। ठीक है जी। इन सोलो आइडेंटिफाइंग अनरिलेटेड फैक्ट्स विदाउट कनेक्टिंग देम शोज विच लेवल। जब आपने आइडेंटिफाई किया अनरिलेटेड फैक्ट्स को, अनरिलेटेड फैक्ट्स मीन का आप अभी तक वो आपसे रिलेटेड नहीं है, ये आपका प्री स्ट्रक्चरल है।
स्ट्रक्चर से पहले का है, ठीक है जी। अगर जब रिलेट कर देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन यूनिट स्ट्रक्चरल होगी, ज्यादा आ जाएगी, फिर मल्टी हो जाएगी, फिर अगर जब ज्यादा को हम इकट्ठा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फिर आपके पास रिलेशन लेवल आ जाएगा, ठीक है। यहां से बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो अनरिलेट को समझ के वो रिलेट लगा देते हैं, हालांकि रिलेट के उलट है अनरिलेट, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि कल आपने ये क्वेश्चन किए होंगे। इसी तरीके से आज का लेक्चर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के नीचे भी मैंने आपको एक टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। लेक्चर अगर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट ये भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करनी है आज के लेक्चर के वाले से, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या कुछ है, आज के लेक्चर में जनाब हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना जी, इसमें सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है, ठीक है जी। फिर पढ़ेंगे टीचिंग अप्रोच क्या होती है, फिर टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, फिर टीचिंग स्टाइल्स क्या होते हैं। यहीं से आपका सारा आप आज यहाँ पे आपकी पैडागोजी कंप्लीट होगी। ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्ट पे इसका इनमें जो ना आप जो इसमें डिफरेंस लिख दिया था तीनों में। टीचिंग अप्रोच क्या है जी, ब्रॉड फिलॉसफी और फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग। आपकी जो ब्रॉड फिलॉसफी है ना, आप किस फलसफे के तहत आप टीचिंग करना चाह रहे हैं, मीन के आपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, आपने उनको प्रैक्टिकल अप्रोच देनी है, आपने उनको स्टूडेंट लर्निंग देनी है और उनको टीचर सेंटर्ड देनी है, आपने किस तरीके से पढ़ानी है, ये आपकी एक ब्रॉड अप्रोच है, ठीक है जी। वो स्टूडेंट सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है या आपके पास जो कोई भी प्रैक्टिकल वर्क है। उसके बाद जब आप अप्रोच अपनी सेट करते हैं, फिर आपने टीचिंग मेथड आपने करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि हमने क्या जी, हमने बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैंने बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाना है। अब प्रैक्टिकल वर्क के लिए मेरा तरीकाकार क्या होगा, उसमें मेरे पास लेक्चर मेथड होगा, प्रोजेक्ट मेथड होगा, इंक्वायरी मेथड होगा, डिस्कशन मेथड होगा, कौन सा मेथड होगा, फिर मैं मेथड इस्तेमाल करूंगा। जब मेथड इस्तेमाल करूंगा तो मेथड के बाद फिर मेरे में रहेगा स्टाइल, कि टीचर का स्टाइल कौन सा होगा, वो अथॉरिटेटिव होगा, फैसिलिटेटर होगा, मीन के टीचर जो होगा वो बड़े सख्ती करेगा, नरमी से पढ़ाएगा, या जनाब वो फैसिलिटेट करके बच्चों को पढ़ाएगा, या जनाब पूरा कर्फ्यू लगा के अथॉरिटेटिव बन के पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपकी होती हैं, इसको हम हायरार्की में पढ़ना होता है, एक तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो ये चीजें हमारी याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज टीचिंग, पहले क्वेश्चन के वाले से, टीचिंग क्या है, ठीक है जी। टीचिंग इज एन आर्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बड़ी दफा आया है कि टीचिंग इज, ये लफ्ज वो मिटा देता है, आगे ऑप्शन में दे देता है टीचिंग इज एन डैश डैश, आपके पास ऑप्शन होते हैं आर्ट, फिर कहता है जी आपके पास है जो है ना टीचिंग जो है ये एक स्टाइल है, ये एक मेथड है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज इस तरीके से कह देता है, ठीक है। या वो कह देता है जी ये एक एबिलिटी है, ये एक डिग्री है, तो ये एक आर्ट है, टीचिंग जो है ये एक आर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा बंदा आर्टिस्ट होता है। आप जो भी टीचर होते हैं ना, टीचर अगर आर्टिस्ट नहीं है ना, वो पूरा जनाब उसने सारा कुछ करके दिखाना होता है बच्चों को, जैसे ये फिल्मों या ड्रामों में आर्टिस्ट होते हैं ना, ठीक है, वो पूरी स्टोरी को स्क्रिप्ट के तहत उन्होंने बयान करके अलग बंदे तक अपना पैगाम पहुंचाना होता है। इस तरीके से टीचर भी एक पूरा आर्टिस्ट होता है, एक फनकार होता है, ठीक है जी, अपने फन का मुजाहरा करता है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर पर्सन। एक मेच्योर पर्सन जो मोर मेच्योर है, जिसको ज्यादा पता है किसी बात का, उसका कॉन्टैक्ट है किसके साथ, जिसको किसी बात का पता नहीं है। जिसको पता है वो लेस मेच्योर को क्या करेगा, वो चीज बताएगा, ठीक है। ये आप एक कनेक्शन है टीचिंग जो है, ठीक है जी। उसके बाद आपका मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। अब मैक्सिमम ऑफ टीचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, द रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स टू मेक देम इजी आर मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स। मीन्स के जो रूल्स टीचर अडॉप्ट करता है मुश्किल चीजों को आसान बनाने के लिए। आप कोई भी टॉपिक जो मुश्किल तरीन टॉपिक है, फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन टीचर उसको आसान बना के पेश करता है, वो आपके होते हैं मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। अब मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आपके पास कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनाब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम ऑफ टीचिंग आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाना है। तो आपको पहले सिंपल चीजें करानी है, आसान चीजें करानी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने लेवल उसका बढ़ाते जाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले सिंपल चीज पढ़ाएंगे, फिर बच्चों को मुश्किल चीज पढ़ाएंगे। अपार्ट टू होल, पहले आप थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाएंगे, फिर आप इकट्ठा वो कंसेप्ट देंगे, ठीक है जी। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट होता है जो चीज नजर आ रही होती है सामने, कंक्रीट बजरी को मैं कहते हैं आमतौर पर अपनी उर्फ जुबान में। एब्स्ट्रैक्ट जो वो चीज होती है जो हिपोथेसिस होती है, मफरूजे में होती है, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में उलट है, हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजें पढ़ा रहे होते हैं बच्चों के, थ्योरी पे बच्चों को किताबों पे हमने लगाया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क हम उनको नहीं करवा रहे। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या कहती है कि पहले आप प्रैक्टिकल करवाएं, जो भी आपने बच्चों को पढ़ाना है पहले वो चीज उसको दिखाएं, उसको टच करवाएं, उसको वो उसका एग्जामिन करें, उसका प्रैक्टिकल वर्क करें, फिर उसके बाद उसकी आप थ्योरी को उसको पढ़ाएं, ठीक है जी। हम क्या कहते हैं, पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर प्रैक्टिकल पता नहीं करवाते हैं कि नहीं करवाते। फिर आपको बात है डायरेक्ट सीन टू इनडायरेक्ट, ठीक है जी। पहले आप सीन से चलें, ठीक है जी, जो चीज नजर आ सकती है उसको पहले दिखाएं, उसके बाद फिर अनसीन की तरफ जाएं, ठीक है जी। फिर आप क्या करें जी, पर्टिकुलर टू जनरल इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड इस्तेमाल होते हैं,
ठीक है जी। ये इंडक्टिव और डिडक्टिव अभी नीचे में जाके आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। टीचिंग मेथड में अगर क्वेश्चन 10 बनेंगे ना जी, 10 में से 8 क्वेश्चन इंडक्टिव और डिडक्टिव में से बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इसको मैंने बड़ी एक्सप्लेन के साथ इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी वजाहत के साथ पढ़ाऊंगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगर एक क्वेश्चन उसने दिया हो ना, फॉर एग्जाम्पल उसने एक क्वेश्चन देना है टीचिंग मेथड में से, तो सिर्फ इंडक्टिव और डिडक्टिव में से दे देगा, बाकी सारा वो छोड़ देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको नीचे टीचिंग मेथड्स में जाकर उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है जी। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, पहले आप एनालिसिस करें, तज्जिया करें, तोड़ना सीखें, फिर जोड़ना सीखेगा बच्चा। ठीक है जी। ये आपके पास टीचिंग और मैक्सिमम टीचिंग हो गए। फिर फीचर्स ऑफ टीचिंग, अब टीचर के फीचर्स क्या होते हैं टीचिंग के? फीचर्स आर रेफर्ड एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए टीचर ड्यूरिंग द डिलीवरिंग द कॉन्सेप्ट। आप फीचर ऑफ टीचिंग क्या है कि आप जो टीचर के आपके पास क्वालिटीज हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपकी टीचिंग अगर आपने बेहतर करवानी है, अगर आप अच्छी टीचिंग करवाना चाह रहे हैं तो टीचर की क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है जी। वो आपके पास कौन कौन सी होती हैं, वो आपके पास है सबसे पहले स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन होता है जी मुहर्रक, मुहर्रक क्या करना, वो मोटिवेटर होता है, टीचर को मोटिवेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। अगर टीचर मायूसी फैलाने वाला होता है तो वो फिर टीचर अच्छा टीचर नहीं बन सकेगा। ठीक है जी। नॉट पोरिंग बट ड्राइंग आउट, क्या मतलब है? पोर नहीं करता, मीन के वो चीजें थोपता नहीं है बच्चों के ऊपर, क्या करता है बल्कि क्या करता है, ड्राइंग आउट, बच्चों के अपने जेन से ही आइडियाज निकालता है, उन्हीं से ही लिसिटेशन करवाता है, उन्हीं से ही उगलवाता है चीजें और उनको फिर बातों बातों में उनको याद करवा देता है। नॉट पैसिव बट एक्टिव प्रोसेस, पैसिव नहीं होता बल्कि एक्टिवली पढ़ाता है। ठीक है जी। मैच्योर स्किल्स होती हैं, वेल प्लान्ड होता है, इक्विपमेंट फॉर पीपल फ्यूचर होता है, जो आपका शागिर्द है उसके फ्यूचर के वाले से भी इक्विपमेंट उसमें आपकी टीचिंग में होती है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाते नहीं और बाद में जनाब वो क्या करे, वो नाकाम हो जाए अपने फ्यूचर में जाके, फ्यूचर प्लानिंग भी होती है जी। ठीक है जी। कोरिलेटिव होता है, जो भी पढ़ा रहा था उसको रिलेट करके पढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ाया और वो पिछला जनाब भूल जाए, ऐसा नहीं है, पहले टॉपिक को पिछले के साथ रिलेट करके पढ़ाता है। ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजी। अब टीचिंग मेथड और स्ट्रेटेजी में क्या फर्क होता है? टीचिंग मेथड इज अ मैक्रो अप्रोच वाइल टीचिंग स्ट्रेटेजी इज माइक्रो अप्रोच। अब मैक्रो और माइक्रो में क्या फर्क है? ये है MACRO, मैक्रो, मैक्रो कहते हैं बड़ी चीज को, माइक्रो, माइक्रो नहीं कहते MICRO, माइक्रो कहते हैं छोटी चीज को, जैसे माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैक्रो अप्रोच क्या मतलब है कि आपने ओवरऑल आपने क्या पढ़ाना है, आपका जो टीचिंग मेथड है ओवरऑल आपका क्या मेथड है। फॉर एग्जांपल आप मेथड आप लगाते हैं जी, मैंने लेक्चर मेथड देना है, मींस के मैं जाके बच्चों को क्या करूंगा, लेक्चर पढ़ाऊंगा, लेक्चर मीन के प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा, डिस्कशन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, बस मैं क्या कराऊंगा, लेक्चर मीन के मैं जाकर डाइस पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं पढ़ाता जाऊंगा, बच्चे सुनते जाएंगे। ये मेरा टीचिंग मेथड है। अब टीचिंग स्ट्रेटेजी क्या है? टीचिंग स्ट्रेटेजी यह है कि आपने क्या किया जी, आपने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टाइम टू टाइम चीजें क्या करनी पड़ेंगी, मीन्स के आपने लेक्चर मेथड अपना जो ना सिलेक्ट कर लिया कि मैंने लेक्चर मेथड देना है। अब स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने पहले 5 मिनट जाके क्या करना है, अगले 5 मिनट क्या करना है, उससे अगले 5 मिनट क्या करना है, उससे अगले 5 मिनट आपने क्या करना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि मैंने बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है कि वो शोर ना करें, बच्चों को अपनी तरफ मैंने मुतवज्जो कैसे करना है, वो कैसे करूंगा, मैं अपना लेक्चर में जो आवाज़ पहुंचाने के लिए कौन सा मैं जो इक्विपमेंट यूज़ करूंगा, माइक्रोफोन यूज़ करूंगा या कैसे करूंगा, लाइट यूज़ करूंगा। मीन्स के वो आपकी टाइम टू टाइम जो स्ट्रेटेजी है ना, उसको आपने हैंडल करने के लिए जो आपकी प्लानिंग होती है उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं, और जो मुकम्मल आपकी जो माइक्रो आपकी प्लानिंग होती है उसको हम कहते हैं जी मेथड कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं या 2-3 टर्म्स है जो क्वेश्चन के वाला से काफी ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, वो आपके पास है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग क्या है जी? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो टीचिंग छोटे से ग्रुप को पढ़ाना। अब छोटे से ग्रुप से क्या मुराद है? टीचिंग मेथड इज यूजफुल फॉर अडल्ट लर्निंग या टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग या अडल्ट्स के लिए आपने क्या करना, ये टीचिंग आप यूज करते हैं। इसमें आपके पास 5 से 10 मिनट्स का आपके लेक्चर होते हैं और 5 से 10 ही आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स की तादाद ये पूछी जाती है पेपर में कि माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होती है? 5 से 10, 5 से 10। ठीक है। और इसमें लेक्चर का टाइम कितना होता है? 5 से 10 मिनट। ठीक है जी, इससे ज्यादा टाइम नहीं होता। ठीक है। तो ये आपके पास होगी माइक्रो टीचिंग, ये आपकी एंड्रागोजी की टेक्निक है, मैंने कल आपको बताई थी। फिर आपके पता है सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग। अब सिमुलेशन क्या होता है जी? द वर्ड सिमुलेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम सिमुलेट विच मीन्स टू क्रिएट अ सर्टेन कंडीशन थ्रू मॉडल्स। मीन्स कि आपने एक ड्रामा करके दिखाना है, बच्चों को मॉडल दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को क्या कर रहे हैं, आप एरोप्लेन पढ़ाना चाह रहे हैं, तो एरोप्लेन आपने कागज का एरोप्लेन उनको बना के दिखाना है, उनको दिखाना है कि ये एरोप्लेन है।
एक आपने फर्जी सी माहौल क्रिएट करके पढ़ाना होता है, इसको कहते हैं सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। फिर आपका CAI मेथड ऑफ टीचिंग, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसकी एब्रिविएशन पूछी जाती है। इसके आपके 5 मोड्स होते हैं, एक ट्यूटोरियल मोड है, फिर आपका ड्रिल प्रैक्टिस मोड है, फिर डिस्कवरी मोड है, फिर सिमुलेशन मोड है और गेमिंग मोड है, ठीक है। आपने जब कंप्यूटर की आपने असिस्ट करना है, कंप्यूटर की मदद से या तो आपको ट्यूटोरियल मोड में पढ़ा देते हैं, ठीक है, एज ए कंप्यूटर को ट्यूटर लगा देते हैं, या आप प्रैक्टिस करवा देते हैं, बच्चों को कंप्यूटर पर बिठा देते हैं और उनको कहते हैं ये प्रैक्टिस कर लें चीज़ों की। या डिस्कवरी मोड है कि बच्चों आप इंटरनेट से आप डिस्कवर करके पढ़ा देते हैं। या सिमुलेशन मोड है कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई ड्रामा वगैरह दिखा के उनको आप समझा देते हैं। या गेमिंग मोड है कि बच्चों को गेम खिला के कंप्यूटर के अंदर उस तरीके से आप गेम आप उसके साथ जो ना कंप्यूटर से आप ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वो आप क्या करते हैं, ये CAI मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है। फिर आपके बाद है टीम टीचिंग। आप टीम टीचिंग और मल्टीग्रेड टीचिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों टर्म्स हैं, इनके वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों में फर्क आप समझ लें। टीम कहता है जी, टीम कहते हैं, अब टीम के लफ्ज से आपको समझ आ जाएगी। टीम होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का इकट्ठ। एक बंदा खेल रहा हो ना, वो अकेला खिलाड़ी होता है। अगर 2 बंदे हों तो वो क्या कहते हैं, दो बंदों की टीम है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है ना जी बैडमिंटन की टीम है, ठीक है, या आपकी स्क्वाश की टीम है, तो अब वो उसमें दो लोग होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी हैं, फुटबॉल की उसमें ज्यादा है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जब इकट्ठे कोई काम करते हैं वो आपकी टीम बन जाती है। तो टीम टीचिंग का क्या मतलब हो गया, जब 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स मिलकर इकट्ठा पढ़ा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं टीम टीचिंग। एक ही वक्त में एक ही क्लास में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, एक बंदा पढ़ा रहा होता है, एक बंदा बच्चे पीछे खड़ा है, वो बच्चों का डिसिप्लिन क्लियर कर रहा होता है, एक जना साथ वो को फैसिलिटेट कर रहा होता है, बिजली वगैरह देख रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, ये टीम टीचिंग है। इन दिस मोड ऑफ टीचिंग मोर देन 1 टीचर आर असाइन्ड द सेम टास्क एट द सेम टाइम, ठीक है, समझ आ गया। फिर है मल्टी ग्रेड टीचिंग। मल्टी ग्रेड टीचिंग का मतलब है, मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, ग्रेड का मतलब होता है क्लासें। तो एक से ज्यादा क्लासें जब एक टीचर को एक वक्त में असाइन कर दी जाती हैं, जो आपके पास मल्टी ग्रेड टीचिंग होती है। अब टीम टीचिंग में क्या जी, एक क्लास है, टीचर ज्यादा है, लेकिन मल्टी ग्रेड में क्या है कि क्लासेस ज्यादा हैं, टीचर एक है, ये आपस में उलट है, ये मल्टी ग्रेड टीचिंग आ गई, ठीक है। फिर आपके पास है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। इंडिविजुअलाइज्ड क्या मतलब है कि आपने पूरी क्लास में हर बच्चे के उसके नॉलेज और उसकी आपने जहानत के मुताबिक टीचिंग करनी है। हर बच्चे का अलग सबक है। ये कौन सी होती है, जैसे हम मस्जिद में पढ़ा रहे होते हैं, मस्जिद में हमारे कॉलेज से पढ़ा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, अगर 20 बच्चे बैठे हैं ना, इनमें से कोई नाजरा पढ़ रहा है, कोई तर्जमा पढ़ रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई दुआएं याद कर रहा है, कोई पहले पारे पे है, कोई दूसरे पे, कोई चौथे पे है, कोई 10वें पारे पे है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड सेक्शन ऑफ टीचिंग है कि हर बच्चे की जरूरत के मुताबिक आपने पढ़ाना है जाके। ये आपके पास होती है इंडिविजुअलाइज्ड सेक्शन ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में बार बार। उसके बाद आपके पास आती है टीचिंग अप्रोचेज। अब टीचिंग अप्रोच मैंने पहले आपको बता दिया, a teaching approach is overall philosophy, belief system or general principle that guide how a teacher choose the method, style and strategy to deliver content and manage the learning। एक आपके पास ब्रॉड थिंकिंग है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आपकी फिलॉसफी है कि किस फिलॉसफी के तहत अपने बच्चों को पढ़ाना है। अब जब टीचिंग अप्रोच कौन कौन सी होती हैं, एक आपके पास है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। और टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या है जी, द टीचर इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल ऑल लर्निंग प्रोसेस। टीचर के पास फुल अथॉरिटी है, टीचर ही सारा कुछ पढ़ा रहा है, उसमें बच्चे बिल्कुल भी कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसमें आपका लेक्चर मेथड होता है। अब देखें ना, जैसे मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं, ये लेक्चर मेथड में पढ़ा रहा हूं आपको, अब मैं सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहे, ना ही आप मुझे असिस्ट कर रहे हैं, ना ही कोई क्वेश्चन आंसर हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, मैं ही बोले जा रहा हूं, मैं ही बोले जा रहा हूं, टोटल मेरे पास अथॉरिटी है। मैं क्या क्या बोल लूंगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप में से हो सकता है इस टॉपिक के वाले से कुछ चीज आपने ऐड करवानी हो, आपके माइंड में जो मैं बोल रहा हूं इससे बेहतर चीज, इससे आसान अल्फाज में आपके पास कोई आइडिया हो, लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेरी अथॉरिटी है। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच में चला रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। एक होती है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, इसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, इसमें स्टूडेंट्स की नीड एंड इंटरेस्ट और एक्टिव पार्टिसिपेशन के वाले से होता है। इसमें टीचर जो है ना वो एक्टिव नहीं होता, सॉरी एक्टिव कह रहा हूं, एक्टिव तो हर में होता है, टीचर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, फुल अथॉरिटी टीचर के पास नहीं होती, बल्कि क्या होता है स्टूडेंट भी साथ इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये चीज आप इसमें ऐड कर लें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, डिस्कशन मेथड है, फ्लिप्ड क्लासरूम है। ये सारे के सारे मेथड कौन से हैं जी, आपके पास स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच के हैं। फिर आपके पास है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें क्या जी, स्टूडेंट्स बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। कंस्ट्रक्ट करना, जैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं,
ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन के जरिए क्या करते हैं, आप अपने जो उनका प्रायर नॉलेज होता है, पिछला नॉलेज होता है पिछली क्लास का, ठीक है, उसके वाले से अपने एक्सपीरियंस की बेस पे क्या करते हैं, वो आपके नॉलेज अपना इकट्ठा करते जाते हैं। उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अगर आप इस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं, इसके लिए आपके पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी, डिस्कवरी मेथड होगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी। आप बच्चों को प्रॉब्लम दे देंगे, ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसके वाले से आपने कल सोच के आना है। तो ये सारे के सारे आपके कहां पे होते हैं, जैसे पीएचडी के वगैरह रिसर्च वगैरह करवा रहे होते हैं, इस तरीके से करवाते हैं। ठीक है। फिर होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच, एम्फिसाइज लर्निंग बाय डूइंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड हैंड ऑन टास्क। ठीक है जी, आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी से जो सीखते हैं ना, ठीक है जी, ये हमने इसको एजुकेशन की टाइप्स में पढ़ा था, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन यहां पे होती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच में। ठीक है जी। फिर आपके पास है जी कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच। कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच में क्या जी, आपने बच्चों को आपस में क्या कर दिया, ग्रुप बना दिए बच्चों के, आपस में डिस्कस करके वो पढ़ रहे होते हैं। जैसे ग्रुप वर्क है, पीयर टीचिंग है, पीयर कहते हैं जी दोस्तों को, इसको पीयर लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। या जिग्सा मेथड। अब जिग्सा मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है पेपर के वाले से। जिग्सा क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 3 क्वेश्चन करवाने हैं बच्चों को। ठीक है जी, आपके पास 12 बच्चे हैं, आपने क्या किया, 12 बच्चों के 4-4 बच्चों का आपने 3 ग्रुप करवा दिए, 4-4 बच्चों के आपने क्या कर दिए, 3 ग्रुप्स बना दिए। ठीक है जी। अब पहले ग्रुप को आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे लगा दिया, दूसरे ग्रुप को क्वेश्चन नंबर 2 पे लगा दिया, तीसरे ग्रुप को क्वेश्चन नंबर 3 पे आपने लगा दिया। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहला ग्रुप क्वेश्चन नंबर 1 को आप 15 मिनट या 20 मिनट टाइम दें, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को ही करेगा, अच्छे तरीके से पूरे एक्सपर्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के। वो 15 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लग रहे हैं, आप उसको साथ असिस्ट कर रहे हैं। जो दूसरा ग्रुप आपका क्वेश्चन नंबर 2 को लगा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा। ये तीसरा ग्रुप आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे लगा हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा एक्सपर्ट बन जाएगा। अब इनमें से जो पहला ग्रुप है उसको पहले क्वेश्चन पे पूरी कमांड है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसको नहीं आता। तो दूसरा ग्रुप है, इसको दूसरे क्वेश्चन के ऊपर पूरी कमांड है, लेकिन इसको पहला और तीसरा क्वेश्चन नहीं आता। और जो तीसरा ग्रुप है, इसको तीसरे क्वेश्चन के ऊपर पूरी कमांड है, लेकिन पहला और दूसरा क्वेश्चन इसको नहीं आता। फिर आप क्या करेंगे, फिर उनको आप क्या मर्ज कर देंगे, यहां से 2 बंदे इधर, एक बंदा इधर, यहां से एक बंदा इधर, फिर यहां से एक बंदा इधर, यहां से एक बंदा इधर। इसी तरीके से तीसरे से एक बंदा पहले में, और पहले से एक बंदा तीसरे में, फिर दूसरे से भी एक बंदा तीसरे में, तीसरे से भी एक बंदा दूसरे में। आप देखें जो बंदा तीसरे ग्रुप से पहले में आया है उसको तीसरे क्वेश्चन के ऊपर पूरी कमांड है। तो यहां पे इसका मतलब है पहले क्वेश्चन वाला तीसरे क्वेश्चन वाला भी आपके पास पूरा एक्सपर्ट बंदा मौजूद आ गया। ठीक है। अब जो दूसरे ग्रुप में से इस ग्रुप में आया है पहले में, उसको क्या, उसको दूसरे क्वेश्चन पे कमांड है। इसका मतलब है अब इस ग्रुप में पहले क्वेश्चन वाला, दूसरे क्वेश्चन वाला, तीसरे क्वेश्चन वाला, तीनों क्वेश्चन के पूरे एक्सपर्ट आ गए हैं। इसी तरीके से दूसरे तीसरे में सारे ग्रुप्स में आपके पास एक्सपर्ट पहुंच जाएंगे। जब हर ग्रुप में हर क्वेश्चन करवाने वाला एक एक्सपर्ट मौजूद होगा, फिर आप उनको कहेंगे कि आप जिसको जो क्वेश्चन आता है वो दूसरे बच्चों को करवा दे। अब इसमें आपके पास एक ऐसा बंदा जिसको पहला क्वेश्चन आता है, बाकियों को दूसरा पहला नहीं आता, वो उनको पहला क्वेश्चन करवा देगा। इन्हीं में से एक बंदा ऐसा है जिसको दूसरा क्वेश्चन आता है, वो बाकियों सबको दूसरा करवा देगा। इन्हीं में से एक बंदा ऐसा है जिसको तीसरा क्वेश्चन भी आता है, वो बाकी सबको तीसरा क्वेश्चन करवा देगा। तो यूं आप क्या करेंगे, जिग्सा के, इसको कहते हैं जिग्सा मेथड। जिग्सा मेथड की मदद से आपने क्या कर दिया, आपने तमाम बच्चों को तमाम क्वेश्चन का एक्सपर्ट कर दिया आपस में। ठीक है जी, समझ आ गई है। ये आपके पास हो गया जिग्सा मेथड। फिर आपके पास है जी, आगे हम कहां पे पहुंचे थे, ये है जी आपके पास एक्सपेरिमेंटल हो गया जी, कोलैबोरेटिव भी हो गया, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन प्रॉब्लम और सीनियर्स रेदर देन बीइंग प्रेजेंटेड विद फैक्ट्स। ठीक है जी, हम उसको फैक्ट्स नहीं बताते स्टूडेंट्स को, हम क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते, बल्कि क्या कहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं, वो कहते हैं इसके ऊपर आप इंक्वायरी करें। आपस में आप क्या करें, डिस्कशन कर लें, इंक्वायरी कर लें, कहीं से मदद लेकर आप क्या करें, इसको आंसर आप ढूंढें। फिर आगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपके पास एम्फिसाइज पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल वेलबीइंग एंड स्टूडेंट सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू आप ये अप्रोच करवाते हैं। फिर मोंटेसरी अप्रोच है, अ सेल्फ डायरेक्टेड हैंड ऑन अप्रोच वेयर चिल्ड्रन लर्न एट देयर ओन पेस यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। आप स्ट्रक्चर्ड मटेरियल उनको दे देते हैं बना बनाया, लेकिन वो अपनी रफ्तार के, अपनी स्पीड से पढ़ते हैं। जो बच्चा है, जो बच्चा स्लो लर्नर है, वो एक टॉपिक को 2 घंटे में कर लेगा। एक बच्चा जो फास्ट लर्नर है, अच्छा है, ज़हीन है, वो 15 मिनट में कर लेगा। वो अपनी पेस के मुताबिक वो चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं मोंटेसरी अप्रोच। ठीक है जी। ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच क्या जी,
कंबाइंड फेस टू फेस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन लर्निंग एलिमेंट्स। क्या मतलब है कि आप बच्चों को फेस टू फेस भी पढ़ा रहे हैं जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्कूलों में चल रहा है, साथ उनको क्या करेंगे आप ऑनलाइन लर्निंग एलिमेंट्स भी दे देंगे उनका, आप साथ के क्या करेंगे उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ कर लेंगे, इसको हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं, ठीक है जी। फिर एक आपके पास ऑनलाइन लर्निंग, इसमें सिर्फ ऑनलाइन होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें आप फेस टू फेस क्लास नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी आपके पास अप्रोचेज हैं, टीचिंग अप्रोच है, ठीक है। अब इन टीचिंग अप्रोच को जो भी आपने सेलेक्ट कर ली, उसके वाले से फिर आपने अपना टीचिंग मेथड भी आपने सेलेक्ट करना है। अब टीचिंग मेथड आपके पास क्या होता है, टू वे अडॉप्टेड बाय द वे अडॉप्टेड बाय टीचर टू डिलीवर द कंटेंट इज कॉल्ड टीचिंग मेथड। जो भी टीचर है अपना जो तरीका अपनाता है कि आपने कैसे उसने अपना कंटेंट डिलीवर करना, उसको हम कहेंगे टीचिंग मेथड। इसमें आपके पास आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में क्या है जी, आपके पास बस ये अब यहां पे जितने आपके टीचिंग मेथड है ना, यहां से क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि बताएं टीचिंग मेथड, ये जो लेक्चर मेथड है या रेसिटेशन मेथड है या डिस्कशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, बताएं ये टीचर सेंटर्ड है कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, या आपके पास ये ना कोलैबोरेटिव लर्नर सेंटर्ड है, ठीक है। ये कौन सी इसमें अप्रोच कौन सी यूज होती है इस टीचिंग मेथड में, ठीक है। ये मैंने हर अप्रोच के नीचे उसके टीचिंग मेथड लिखे हुए थे, वो आपने बतानी है। फिर वो पूछेगा कि बताएं जो टीचिंग मेथड है, ये वाला टीचिंग मेथड, इसमें जो ना ये किस लेवल पे जनाब आपका एप्लीकेबल है। मीन के छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है कि नहीं, बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है कि नहीं, या आप हाई स्कूल को पढ़ा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये वाला मेथड आपने ये देखना, इसमें 2-3 चीजें ये आपने देखनी है, ठीक है। अब लेक्चर मेथड क्या होता है जी, सिर्फ टीचर ने आना, उसने बोलते जाना है और बच्चों ने सुनते जाना है। तो लेक्चर मेथड आपका खासतौर पर हायर क्लासेस के लिए होता है, बच्चों के लिए, बच्चों छोटी क्लासेस के लिए लेक्चर मेथड आपका जो ना ये सही नहीं होता, क्योंकि जब तक बच्चों को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, तब तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को सिर्फ लेक्चर से नहीं समझा सकते। लेकिन जब हाई क्लासेस या हायर क्लासेस को जब लेक्चर भी दे देते हैं तो वो सिर्फ लेक्चर सुन के भी आपका वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद रेसिटेशन मेथड है। रेसिटेशन मेथड है कि आपका रटा, उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर इम्प्रिंटिंग मटेरियल ऑन द माइंड एंड मूविंग टू ऑन लॉन्ग टर्म मेमोरी। कि आपने प्रिंट कर दिया जो भी किताब से है, उसको छापा मार के आपने क्या कर दिया, बच्चे के दिमाग के ऊपर आप उसको छाप दिया, इसको कहते हैं जी रटा, ठीक है जी। डिस्कशन मेथड क्या था जी, इन दिस मेथड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स असेंबल्स टू कम्युनिकेट ईच अदर फ्रीली विद इन अ गिवन टाइम टू अचीव द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए, उन ग्रुप्स में बच्चों को कह दिया कि आपस में आप क्या करेंगे, आप डिस्कस करेंगे। जब आप आपस में डिस्कस करेंगे, उनको आप टाइम देते हैं कि 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ये क्वेश्चन आपस में डिस्कस करना है, इसको कहते हैं जी डिस्कशन मेथड। क्या कहता है जी डिस्कशन। ये भी आपके पास ये फिर कौन सा बन गया, ये स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया। जिस मेथड में स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है, और जिस मेथड में आपके पास स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जैसे लेक्चर मेथड होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका होता है ह्यूरिस्टिक मेथड, ये डिस्कवरी मेथड। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में बार बार कि जो डिस्कवरी मेथड या ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है जी। द टर्म heuristic is derived from the heuristic, it means to discover or investigate a problem is placed before the learner and they attempt to seek the solution of the problem. The learner get freedom of the working and thinking. आपने बच्चों को क्या कर दिया, बच्चों को क्वेश्चन दे दिया और उनको कहा जनाब इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल लें, ठीक है जी। इसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड या डिस्कवरी मेथड। उसको आप आंसर आपने डिस्कवर करना है और बच्चों को फ्री आंसर दे देते हैं कि आप जैसे मर्जी आप करें, जहां से मर्जी इसका आंसर ढूंढ के लाएं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड। अब आपको ये जो आपके डिस्कशन मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड में फर्क समझ नहीं आ रही होगी। भाई डिस्कशन मेथड होता है कि आपने एक टाइम फ्रेम के अंदर उनको बाउंड कर दिया 4-5 बच्चों को कि आपने मिलकर ये काम करना है। लेकिन ह्यूरिस्टिक मेथड में आपने हर बच्चे को फ्री कर दिया, फ्री एड दे दी कि आप जैसे मर्जी जितना मर्जी टाइम निकालो लेकिन इसका आंसर निकाल लो, और हर बंदा अलग-अलग निकालता है। उसमें इसमें ग्रुप वगैरह आप नहीं बनाते, ठीक है जी। समझ आ गया जी। उसके बाद आपके पास है जी एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड आपके पास क्या जी, एक्टिविटी मेथड ब्रिंग द स्टूडेंट्स क्लोज टू द रियल लाइफ सिचुएशन, दे गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सर्टेन एक्टिविटीज। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्वड दिस मेथड आर एक्सप्लोरेटरी गेटिंग नॉलेज, कंस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस गेटिंग, एक्सप्रेशनल प्रेजेंटेशन, ठीक है जी। दिस इज डायरेक्ट वे ऑफ लर्निंग, अवेलेबल रिसोर्सेज, डाटाबेस, ड्रामा, चार्ट मेकिंग वगैरह। क्या जी, आपने बच्चे को एक्टिविटी से करवाना है। आप उसको कहा कि जो भी आपने पढ़ना है उसके वाले से आप डिबेट करवा लें, ड्रामा करवा लें, चार्ट मेकिंग करवा लें, मैप बनवा लें, रीडिंग वगैरह जो कुछ भी करवा लें। मीन्स क्या कोई ना कोई आपने उसको काम करवाना है बच्चे से, एक्टिव एक्शन करवाना है, एक्शन से पढ़ाना है।
सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ाना, उसका एक्शन करवाना, जो भी आप करवाते हैं ना थ्रू एक्शन आपने उसको करवा रहे हैं, ये एक्टिविटी मेथड होता है। ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपके पास क्या जी, दिस मेथड इज जस्ट मैनर ऑफ डीलिंग अ प्रॉब्लमैटिक थिंग इवेंट या फिनोमेना, इट इज मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग हाइपोथेटिकल सॉल्यूशन, सजेशन, डेलिब्रेट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपके पास है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसको हम साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। साइंटिफिक मेथड आपने मैट्रिक में या छोटे क्लास में पढ़ा होगा, उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे उर्दू में कहते थे गौर, जायजा, मुशाहदा, तजर्बा, मफरूजा वगैरह, ये ठीक है, ये आप एक तरतीब के साथ एक हिरारकी में आप पढ़ते हैं, ये आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एंड पे जाके आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस या उसके आप टेस्ट करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, उसके एंड पे जाके फिर आपको रूल बन जाता है, लॉ बन जाता है, ये आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। फिर आपके पास है इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। इसको आपने कैसे याद करना है, आप इंडक्ट का मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है अंदर, इन जैसे आपको इंग्लिश की मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाई थी, इन का मतलब होता है अंदर, अंदर अंदर डालना, किसी चीज के अंदर डालना। डिडक्ट, डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करना, माइनस करना, माइनस करना, तफरीक करना, काटना, तोड़ना। ठीक है, अब इंडक्ट या डिडक्ट का अब थोड़ा सा समझें। ये है फॉर एग्जांपल आपके पास है जी, ये है दो बर्तन है आपके पास, एक बर्तन में आपके पास 5 लीटर दूध है और एक बर्तन में आपके पास 1 लीटर वाटर है फॉर एग्जांपल। मैं कहता हूं इन दोनों को मिक्स कर दें, दोनों को मिक्स कर दें, तो आप क्या करेंगे, 5 लीटर को 1 लीटर में करेंगे या 1 लीटर को 5 में करेंगे। जो बंदा सियाना होगा, समझदार होगा, वो 1 लीटर को 5 में डालेगा, जो बेवकूफ होगा 5 को 1 में डाल देगा। क्यों भाई, जो थोड़ी चीज है उसको डालना आसान है। ठीक है, तो जब थोड़ी चीज को आपने, या आप क्या करेंगे, मैं कहता हूं ये आपके पास है, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वुडन बॉक्स है। ठीक है, इसमें से कहता हूं कि आप, मैं कहता हूं जी आप 5 इंच का पीस इसमें डिडक्ट करें, काट दें इसमें से। आप क्या करेंगे, आप यहां से 5 इंच का पीस काट देंगे। अब ये इसकी एग्जांपल यूं भी होती है कि वो एक लतीफा भी है कि बंदे ने कहा कि मुझे पैडल मिला सड़क से, उसके वालिद ने कहा कि उसको संभाल के रखो, इसको हम साइकिल डलवा लेंगे। तो भाई साइकिल को पैडल डलवाई जाती है कि पैडल को साइकिल डलवाया जाता है, या बोर्ड का पीस है तो बोर्ड में से पीस काटा जाता है क्या पीस में से बोर्ड को काटा जाता है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपने कोई चीज किसी चीज में ऐड करनी है या चीज माइनस करनी है, तो आप थोड़ी चीज को बड़ी में से निकालते हैं या थोड़ी चीज को बड़ी में ऐड करते हैं। मूवमेंट आपकी छोटी चीज की होती है, बड़ी की नहीं होती। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट आपको ये समझ आ जाएगी। ये थोड़ा सा टेक्निकल है आपके पास, इंडक्टिव डिडक्टिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके वाले से, इसलिए मैं इसको थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं। ठीक है, अब इंडक्टिव डिडक्टिव की सबसे पहले एक तो बात आपने ये याद कर ली कि आपने छोटी चीज को बड़ी चीज के अंदर डालना होता है। ठीक है, या छोटी चीज को बड़ी से आपने काटना होता है। ठीक है, अगर काटना है तो फिर भी आपने छोटी को ही बड़ी से अलग करना है। अगर आपने किसी चीज के अंदर डालना है तो फिर भी छोटी को ही बड़ी के अंदर डालना है। मीन के मूवमेंट आपकी छोटी चीज की होती है, बड़ी की नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एक और बात समझे कि जो आपके पास थोड़ी चीज होती है वो आपके पास स्पेसिफिक होती है, वो आपके पास स्पेसिफिक होती है, और जो ज्यादा चीज होती है वो आपके पास जनरल होती है, वो आपके पास जनरल होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गैदरिंग है, एक गैदरिंग आपके पास है, गैदरिंग है, ये शादी की गैदरिंग समझ लें, उसमें से जनरल पब्लिक फॉर एग्जांपल 500 है ना, जनरल पब्लिक 500 है, तो मेहमान खुसूसी एक या दो ही होता है। जैसे आपके पास जो है ना, जो किसी स्कूल का आपने रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, कुछ सेरेमनी है, उसमें मेहमान खुसूसी या चीफ गेस्ट आपका जो होता है ना वो एक दो ही होता है। तो स्पेसिफिक चीजें थोड़ी होती हैं, जनरल पब्लिक ज्यादा होती है, जनरल चीजें ज्यादा होती हैं, स्पेसिफिक चीज थोड़ी होती है। ठीक है, अब अगर आपको इस बात की समझ आ गई है तो अब आपको इंडक्टिव डिडक्टिव की समझ आ जाएगी। अब एक तो मैंने आपको बात बता दी कि आपने छोटी चीज को ही मूव करवाना है, और छोटी चीज कौन सी होती है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक चीज थोड़ी होती है, जनरल चीज ज्यादा होती है। ठीक है जी, जनरल चीज ज्यादा होती है, स्पेसिफिक चीज आपके पास थोड़ी होती है। ठीक है, अब थोड़ी चीज को ही आपने मूव करवाना होता है, थोड़ी चीज को आपने मूव करवाना होता है। अब इंडक्टिव मेथड से क्या मुराद होगा, आपने स्पेसिफिक से जनरल में जाना है, स्पेसिफिक को जनरल के अंदर ऐड करना है। मींस के आपने कोई स्पेसिफिक फार्मूला है, उस फार्मूले को आपने जनरल रूल के तौर पर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड।
इफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज ऑब्टेन्ड बाय द रूल दैट इट इज ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर केस देन इट इज ट्रू फॉर ऑल। ठीक है जी, आपने क्या किया, अगर वो एक पर्टिकुलर केस के लिए कुछ चीज ट्रू है, इसका मतलब है कि वो सबके लिए ट्रू है। ठीक है, आपने एक रूल समझ लिया। मैं कहता हूं कि 2+2 आपके पास 4 होता है। ठीक है, तो भाई ये जो आपके पास 2+2 4 का रूल है ना, ये हर जगह के लिए यही है। मीन कि ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। 2+2 रुपए करेंगे तो 4 रुपए हो जाएंगे, 2+2 घोड़े करेंगे तो 4 घोड़े हो जाएंगे, 2+2 बुक्स करेंगे तो 4 बुक्स हो जाएंगी। मीन्स कि आपने एक छोटे स्पेसिफिक रूल को किसी खास चीज के लिए आपने उसको टेस्ट किया, उसको हमने कह दिया ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह पे यही है। ठीक है, मैं कहता हूं मेरे जो मेरा मुल्क है, जो मेरा घर है, वहां पे सूरज जो है ना वो मशरक से तुलू होता है। ठीक है, मैंने इसको चेक किया, फिर मैं कहता पूरी दुनिया में मशरक से तुलू होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर केस को आपने ट्रू फॉर ऑल कह दिया। ठीक है, आपने पर्टिकुलर केस को आपने जनरल के अंदर इंडक्ट कर दिया। ठीक है जी, स्पेसिफिक चीज को आपने जनरल में इंडक्ट कर दिया। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी, ये आपके पास हो गया जी इंडक्टिव मेथड। ग्रामेटिकली एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश फ्रॉम द मेथड थ्रू सिंपल एग्जांपल, इट रिड्यूस डिपेंडेंस और मेमोराइजेशन होमवर्क, इट इज टीचर सेंटर्ड मेथड है ये भी। फिर आपको डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड ये है कि आपने जनरल में से कोई स्पेसिफिक रूल निकालना है, आपने ज्यादा में से थोड़ी चीज को बाहर निकालना है। It is opposite of inductive method. Here the learner proceed from general particular abstract to concrete. Formula to example in this method memory is the most important. क्या मतलब है कि आपने किसी जनरल आपने रूल में से कोई आपने स्पेसिफिक रूल आपने निकालना है। तो इसका क्वेश्चन पेपर में बार बार यही पूछा जाता है आपके कि आपके पास जो है ना जी इंडक्टिव जो होता है वो जनरल से स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक से जनरल है। ठीक है, अब वो कहता है जी, अब वो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास है स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल बताएं ये इंडक्टिव है कि डिडक्टिव है। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए स्पेसिफिक मेरा छोटा है, छोटी चीज होती है, छोटी को बड़ी के अंदर मैं डाल रहा हूं, तो ये मेरे पास इन है, इंडक्टिव मेथड है। ठीक है, फिर अगर कहता है जी जनरल से स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक निकाल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, जनरल से स्पेसिफिक को निकालना छोटी चीज निकलती है, ये तो जब उसके निकालो तो ये डिडक्ट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास डिडक्टिव मेथड है। तो ये क्वेश्चन वो बार बार पूछता है कि स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक में क्या फर्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर ड्रिल मेथड है, ड्रिल का मतलब होता है एक चीज को बार बार उसी के ऊपर आप क्या करेंगे, रिपीट करते जाएं, रिपीट कर, जैसे ड्रिल होती है ना, ड्रिल मशीन होती है सुराख करने के लिए, वो एक जगह पे घूमती जाती है वो सुराख कर देती है। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड, इसको सुकरातिक मेथड भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुकरातिक मेथड किसको कहते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड को सुकरातिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं टीचिंग स्टाइल्स। आप टीचिंग स्टाइल्स आपके पास कौन कौन से हैं, टीचिंग स्टाइल रेफर टू यूनिक वे इन विच टीचर अप्रोच एंड इंप्लीमेंट द टीचिंग मेथड्स, कि आपने जो भी टीचिंग मेथड आपने अपना अडॉप्ट किया उसको आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है, सख्ती से करना है, नरमी से करना है, कैसे करना है। इसके टीचिंग स्टाइल आपके पास होते हैं अथॉरिटेटिव स्टाइल, कि आप अथॉरिटी यूज करते हैं, फैसिलिटेटर स्टाइल होता है, डेलीगेटर स्टाइल होता है जी, एक्सपर्ट स्टाइल होता है, डिमोन्स्ट्रेटर स्टाइल है, इंटरेक्टिव स्टाइल है, लेजी फेयर स्टाइल है। ठीक है जी, लेसिस फेयर स्टाइल ये हमने एजुकेशन साइकोलॉजी में जाके पढ़ेंगे, उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास है ना, इसके सिर्फ आपने नाम ही याद करने हैं, इनके जो है ना ये नाम देख लेंगे कि आपका अथॉरिटेटिव स्टाइल क्या है। उसकी एग्जांपल फॉर एग्जांपल कहता है जी, अ टीचर एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम टू बोर्ड एंड गिव देन स्टूडेंट्स टू टाइम टू ट्राई सिमिलर प्रॉब्लम विद द टीचर अवेलेबल ऑन आंसर क्वेश्चन। तो कहता है जी ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इसके मुताबिक दूसरे भी आप करें, आप फौरी करें, इंपोज कर देता है, तो ये आपके पास अथॉरिटेटिव स्टाइल है। फैसिलिटेटर स्टाइल क्या है जी, वो बच्चों को कहता है जी ये आपके पास क्वेश्चन है, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आती मेरे पास आता है जी, मैं उसको फैसिलिटेट करता जाता हूं, मैं आपको पढ़ाता जाता हूं, आपको समझा जाता हूं, ये फैसिलिटेटर स्टाइल है। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया जी, ये इसके स्टाइल हो गए। उसके बाद ये मैंने आपके कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं नीचे आज के टेस्ट के तौर पर, आज का टेस्ट है, ये मैंने आगे पेपर में मेंशन किया हुआ कि किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। पहला क्वेश्चन आपके पास है जी एफजी स्कूलों में, एफजी की सीटों में आया, फिर आपके पास हेडमास्टर की सीट का पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है जी, ये आपके पास एजुकेटर के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, ये भी एजुकेटर के क्वेश्चन में, बाकी हेडमास्टर एफजी वगैरह ये मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे आपके पास जो ना जी ये आपके पास जो है इसके आंसर भी, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने इसको करें। ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे तो पहले ये टेस्ट में आपका सॉल्व करूंगा, तब तक आप उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।